नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पाली सांसद पीपी चौधरी आज जोधपुर पहुंचे। बीएसएफ में दीक्षांत परेड समारोह में 447 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। सामूहिक ध्यान से जोधपुर बना विश्व ध्यान दिवस का केंद्र, हजारों लोगों के संयुक्त प्रयास से बना नया रिकॉर्ड। सूरसागर विधायक ने जयनारायण व्यास कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने को लेकर हाल ही में गठित की गई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पाली सांसद पीपी चौधरी आज जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की मांग की जा रही थी। पूर्व में जब भारत आजाद हुआ था तब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते थे और 1967 तक यह प्रक्रिया लगातार चली, लेकिन जिस तरह से संविधान का दुरुपयोग कर कई सरकारों को भंग करने का काम किया गया, उसके चलते इलेक्शन अलग अलग समय होने लगे। इस कारण बहुत अधिक आर्थिक भार जनता पर पड़ता है। साथ ही बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में भी रुकावट आती है। जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से विकास नहीं हो पाते और इसको लेकर हाल ही में लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया गया था, जो चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा गया। उन्होंने कहा कि जेपीसी में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। यह समिति सदस्य इस बिल से संबंधित स्टेक होल्डर से चर्चा करें और उसके बाद इस समिति अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपेगी। रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा जाएगा और उसकी चर्चा के बाद इस संबंध में आगामी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने के बाद कुछ भी दिनों में नगर पालिका व पंचायत के चुनाव भी होंगे और एक कैलेंडर बनाया जाएगा जिससे निर्धारित समय पर चुनाव होंगे और यदि 5 साल के भीतर कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करती है तो इसके लिए जनता खामियाजा नहीं भुगतेगी। शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपने के बाद इस पर आगामी निर्णय होगा। वन नेशन वन इलेक्शन एक लंबे समय से महसूस किया जा रहा है पूरे देश में। जब शुरू में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुआ करते थे, चाहे 50-51 का ले लो और 67 तक मान सकते हैं हम, लेकिन बाद में ये क्रम जो है, कई बार जो संविधान में जो शक्तियाँ दी गई थी वो शक्तियाँ बाबा साहब ने सोच के दी गई कि जो संविधान बना है वो संविधान सही तरीके से चलाया जाएगा। तो उस समय कई बार कई सरकारों को बंद किया गया। जो क्रम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होना था वो क्रम लगातार चलता गया और संविधान का उस समय कई बार उपयोग जिस हिसाब से होना था नहीं हुआ। तो अब जो है ये महसूस किया गया लंबे समय तक कि इससे खर्चा भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ता है, पब्लिक के उसके सीधा भार पड़ता है। और दूसरी बात जो है वो है कि अलग अलग चुनाव होने से मशीनरी जो है पूरी की पूरी टाइम टू टाइम वो लगी रहती हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आचार संहिता बार बार लगने की वजह से जो विकास के काम गति पकड़ने चाहिए वो गति नहीं पकड़ पाते, तो इसका नुकसान जो है वो देश को होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, दूरदृष्टि है कि एक देश एक चुनाव, तो साथ में जो है तो इसमें भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश हुआ लोकसभा में, उसको लोकसभा ने पूरा बिल जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसको दिया है। उसमें 27 मेंबर जो हैं वो लोकसभा के हैं और 12 जो हैं वो राज्यसभा के हैं।
तो पूरी जेबीसी जो है वो समय समय पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसमें जो रखते हैं, वजूद रखते हैं, उनको सुना जाएगा और सुन करने के बाद में समिति ये तय करेगी और रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को रिकमेंडेशन देगी और वो पार्लियामेंट में वो रिकमेंडेशन पेश होगी। उसके अनुसार जो है बाद में सरकार को निर्णय लेना है और इससे सबसे बड़ा है कि बहुत बड़े खर्चे में बचाव होगा और जो स्पीड से काम होने चाहिए, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने गति शक्ति मंत्रालय का काम किया है एक अलग से आगे बढ़ाने का, तो उसी तरह गति शक्ति जो अलग अलग प्रोजेक्ट जो है उनको एक गति देने का काम, जो कि काम जो धीरे धीरे पहले चलते थे उनको फास्ट चलाने का काम जो है, क्योंकि देश का विकास हम जो हैं 2047 तक विकसित भारत तभी हो सकते हैं जब हमारे काम करने की गति भी बढ़े और काम करने की गति तब बढ़ेगी जब बार बार आचार संहिता कम होगी और पैसा जो इलेक्शन में जो खर्च हो रहा है वो कम होगा। और यही नहीं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ही नहीं, इसके साथ साथ नगर पालिका के हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, उनके भी जो हैं एक उस लोकसभा और विधानसभा के होने के कुछ दिनों के बाद उनके चुनाव होंगे। तो एक चुनाव का कैलेंडर बनेगा कि ये चुनाव के दिन होंगे, उस पीरियड में चुनाव होंगे। तो अगर बाद में कोई विधानसभा या कोई किसी तरह से पंचायत या म्यूनसिपलिटी जनता जब चुनती है 5 साल के लिए चुनती है, उस समय अगर वो पूरे 5 साल नहीं कर पाते हैं तो ये जनता की गलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके वन नेशन वन इलेक्शन का जो है ये बिल पार्लियामेंट में आया है और पार्लियामेंट ने समिति को सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 258, 259 व सीमांत मुख्यालय के अंतर्गत पीटीएस तृतीय की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 447 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने की शपथ ली व खुद को देश के लिए समर्पित किया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि ML गर्ग, महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय राजस्थान व सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर रहे, जिन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया तथा परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेहतरीन परेड निसंदेह प्रभावित करने वाली है। वह यह नव आरक्षक इसी जोश और जज्बे के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। देवेंद्र सिंह, कमांडेंट मुख्य प्रशिक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र ने बताया कि इन नव आरक्षकों को 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, सशस्त्र संचालन, युद्ध कौशल, सीमा सुरक्षा एवं निगरानी, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा विधि, योग, मानव व्यवहार व मानवाधिकार इत्यादि विषयों में प्रशिक्षित किया गया है। फायरिंग पोजीशन ऑन टेबल, दुश्मन का पीछा करते जवाब सीमा पर रही, सीमाओं की सुरक्षा में सदैव सक्षम। सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान आज STC BSF जोधपुर में 447 नव आरक्षकों को ट्रेनिंग के बाद में पासिंग आउट परेड हुई उनकी। इनको 44 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के दौरान इनको तमाम किस्म की ट्रेनिंग्स दी गई, जिसमें फिजिकल फिटनेस, ड्रिल, PT, हथियारों का संचालन, मार्शल आर्ट्स, लॉ, मानवाधिकार, तमाम चीज़ों के बारे में इनको तैयार किया गया और अभी एक खरा सोना बन के भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैयार। सर अभी तो किस तरह का? हर तरह के चैलेंजेस है वहाँ पे, सीमाओं पे ड्रोन्स भी हैं और बाकी भी स्मगलिंग को लेकर के काफ़ी चैलेंजेस है। उसके लिए BSF ना सिर्फ पूरी तरह से सजग है बल्कि तैयार भी हैं और लगातार इवॉल्व हो रहे सिस्टम्स। भारत सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर है और सरकार ने इसके ऊपर हमारे को सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स दिए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स दिए हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने किया है, जिसके अंदर अभी लेटेस्ट जो राजस्थान और पंजाब में लेटरल और एक्सियल रोड्स लगभग 1500 किलोमीटर की बन रही हैं, जिसमें लगभग 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जो अभी चालू है। इसके अलावा स्मार्ट फेंसिंग बन रही है, जिससे कि हमारे को इनको सीमाओं की रक्षा करने में और मदद मिलेगी। भारत सरकार का ये जो स्टेप है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कार्रवाई की गई है। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नवादा। आप बीएसएफ की आज एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने भावुक हो गए आप? बस फैमिली से मिलकर। ऐसा क्या हुआ जिससे कि आप भावुक हो? मैं बहुत गरीब से बिलोंग करता हूँ। लेकिन आप मेहनत की बेटा, आपने कितनी मेहनत करी? आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने क्या सपना सोचा था, ये बताएं। आप शुरू से कहो। आप हाँ बताओ बताओ। बस यही मतलब बहुत गरीब से बिलोंग करता। अब आप गरीब नहीं, आप देश का अंग है। अब आप गरीब नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। मम्मी पापा बहुत मेहनत किए। जी बताएं, आप कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामबली पासवान है, मैं बिहार से वासी हूँ। मेरा बेटा राजीव कुमार, मैंने बहुत मेहनत से इसको पाला हूँ, पोसा हूँ। मेरे पास एक धूर भी ज़मीन नहीं है। मैं बहुत गरीब की बिताई करके, एक्सेल मजदूरी करके इसको मैं पाला पोसा और देश के सेवा के लिए तैयार किया। आज आपका बेटा बीएसएफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जी सर, आपको जो मेहनत मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, सब गुरु कृपा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा आशीर्वाद रहे कि देश को सुरक्षा करे। बहुत मेहनत किया हूँ, बीएससी करवाया हूँ इसको, ITIT करवाए, उससे आगे पैसा नहीं हो पाया तो मैंने वो तैयारी कराया, फार्म भरा। पैसा जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत कर्जा भी हो चुका सर, 4 बाल बच्चा पढ़ाया लिखाया, उसके बाद इसके लिए मैं बहुत अभी तक इसको मजदूरी करने दिए थे और मैंने देर से दूसरे मजदूरी करके पाला इसको। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में बढ़ती सर्दी के प्रभाव को देखते हुए जोधपुर शहर में फुटपाथ पर रहने वाले एवं अन्य किसी भी जरूरतमंदों को भोजन और रहने की जगह की व्यवस्था हेतु सारथी रथ का शुभारंभ किया गया। समिति अध्यक्ष एवं राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने बताया कि सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रात को तेज सर्द हवाएं चलती है, उसी को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों के लिए सारथी रथ का शुभारंभ किया गया है, जो शीतलहर से बचाव के लिए उन्हें कंबल, भोजन उपलब्ध करवाना व रेन बसेरे तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रथ को हरी झंडी दिखाकर सम्राट अशोक उद्यान से रवाना किया। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि इस कार्य में शहर के समाज सेवी संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि रथ रात भर में जरूरतमंदों की सहायता के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर घूमेगा। आज एक नया इनिशिएशन जोधपुर में हुआ है कि जो फुटपाथ पे या जिनके घर नहीं है, रोड पे लड़के, छोटे बच्चे, आदमी और औरतें सोती हैं, उनके लिए कम से कम एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और कंबल, इतनी सर्दी पड़ रही है और वो एक पतली चादर के साथ सो रहे होते हैं, उनके लिए कम से कम कंबल दिए गए हैं। ये भामाशाह समाज सेवी जोधपुर के एक कॉल पर यहाँ पर एकत्रित हो गए और उन्होंने कंबल का आज डिस्ट्रीब्यूशन किया है और भोजन का वितरण किया है। बहुत ही शुभ काम हुआ है जोधपुर वासियों के लिए। और ये कम से कम मैं समझता हूँ यदि कोई 25% भी इसका लाभ होगा तो बहुत लाभ होगा। और ये अपने सबको एक ये सीख मिल रही है कि इस सीख के कारण से अपना जोधपुर एक उन्नत खुशहाल बनेगा। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस श्री मनोज गर्ग सर को बहुत बहुत सादर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने जिस प्रकार से जो एम्पैथी दिखाई है, जो अपने सड़क के ऊपर, फुटपाथों पे, डिवाइडरों पे जो होमलेस, शेल्टरलेस बच्चे, बड़े लोग सब सोते रहते हैं, उनके लिए सर ने इस प्रकार से जो
ये इनिशिएटिव चालू करवाया है, उसके लिए सादर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये आज से ये सारथी रथ सेवा चालू की गई। इसका उद्देश्य बेसिकली जो भी अपने होमलेस हैं उनको जो नगर निगम अलग अलग जगह पे रहन बसेरे बनाता तो है, किंतु वहाँ तक लाने ले जाने की सुविधा नहीं होती करती। इस वजह से जो बच्चे हैं, जो लोग आगे हैं, वो सड़कों के ऊपर ही सोते हैं, फिर रहन बसेरों तक पहुँच नहीं पाते। तो ये जो हमारी सारथी बस सेवा है ये रोज़ रात को चलेगी। इस प्रकार से जो भी इच्छुक होंगे रहन बसेरों में जाने के लिए उनको वहाँ तक ले जाएगी। वहाँ पर उनको खाना मिलेगा, प्रॉपर शेल्टर मिलेगा और उसके बाद अगले दिन सवेरे वापस जो है वो उनको जिस स्थान से पिकअप किया उस स्थान के ऊपर छोड़ेगी। तो इसमें जो है मैं शुक्रगुजार हूँ जोधपुर के जितने भी अपने समाज सेवी संगठन ये सभी का, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने छोटे से एक कॉल के ऊपर इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स दिखाया और सबने आगे आके इस प्रकार की सेवा चालू करने के लिए योगदान दिया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिला शाखा जोधपुर का जिला सम्मेलन स्नेह मिलन एवं सेवानिवृत्त लेखा कर्मियों का सम्मान समारोह शनिवार को एक निजी होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत रहे। कार्यक्रम में लेखा संवर्ग की समस्याओं तथा वर्तमान परिवेश में अधीनस्थ लेखा सेवा की भूमिका के संबंध में चर्चा की गई। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने फाइनेंस डायरेक्टर दशरथ सोलंकी ने लेखा कर्मियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कलम न केवल संवेदन व्यक्त करती है बल्कि नियमों और अधिकारों की भी रक्षा करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लेखा कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका मुख्य उद्देश्य नियमों की रक्षा करना और वित्तीय प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है। समारोह में 4 दशकों तक सेवा देने वाले निवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। लेखा कर्मियों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और नियमों के साथ पालन करने की भी अपील की गई। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी, संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आज दिनांक 21 को हमारे राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिला शाखा जोधपुर की ओर से एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य रूप से हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं उनका मान सम्मान किया जाएगा। उनके मान सम्मान के साथ में हमारे कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो श्री मंत्री जी श्री जोगाराम जी पटेल थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री राजेंद्र जी गहलोत भाई साहब, अतुल जी बंसाली माननीय विधायक, श्री देवेंद्र जी जोशी माननीय विधायक विशिष्ट अतिथि के रूप में थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे डीटीएस साहब श्री भूपेश जी माथुर द्वारा की जानी थी। चूँकि कुछ विशेष कार्यक्रम की वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, तथापि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रगतिरत है और कार्यक्रम में जोधपुर जिले के सभी अधीनस्थ लेखा सेवा कैडर के जो भी कार्य अधिकारी हैं वो सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम सुचारू रूप से व्यवस्थित चल रहा है और उसके पश्चात स्नेह मिलन है, स्नेह भोज के साथ में स्नेह मिलन है। एक सेवा जो राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन है उसका एक महत्वपूर्ण प्रबंधक है, वित्तीय प्रहरी है। आज राजस्थान के अंदर जो एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन है उसके सबसे पीछे जो कारण है वो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा है। राज्य सरकार जो बजट बनाया जाता है उसके अंदर हालांकि बड़े अधिकारियों का रहता है, लेकिन नीचे का जो बजट तैयार करने का कार्य है वो संपूर्ण सचिवालय में बैठ करके अधीनस्थ लेखा सेवा करती है। महत्वपूर्ण कैडर है क्योंकि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, इस कारण से ये हड़ताल वगैरह आंदोलन वगैरह में कम विश्वास करते हैं। हमारा एक ये माध्यम है कि हमारी जो समस्या है वो एक जिला सम्मेलन स्नेह मिलन समारोह के मर्यादित रूप से और एक विनम्र भाषा में राजनीतिज्ञों के माध्यम से और सरकार के पास पहुँचाएँ। क्योंकि कुछ कैडर ऐसे थे जो हमारे स्टेट में हमारे कैडर से पीछे थे, 4थे वेतन आयोग से लगा कर 5 वेतन आयोग, वो आगे चले गए, हमारे से कम थी। तो हमारा ये माननीय सांसद महोदय और हमारे दोनों विधायक जो हैं उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी के समक्ष ये हमारी समस्याएं पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है और इस बहाने हमारे अधीनस्थ लेखा सेवा और लेखा सेवा के प्रमुख अधिकारी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शनिवार को प्रथम विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर संविधान पार्क में सामूहिक ध्यान के माध्यम से एक ऐतिहासिक विश्व कीर्तिमान का सफल दावा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने अर्ध पद्मासन में
ध्यान का अभ्यास कर इस उपलब्धि को साकार किया। 30 मिनट तक लगातार ध्यान का अभ्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पतंजलि योगपीठ के परमार्थ देव उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित जन समूह को ध्यान का अभ्यास करवाते हुए इसके मनोदेहिक लाभों पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में परमार्थ ने कहा कि ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह तनाव, अनिद्रा और मानसिक असंतुलन जैसी बीमारियों से भी बचाव करता है। नियमित ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि ध्यान भारतीय संस्कृति और योग परंपरा का अभिन्न अंग है। आज का यह विश्व कीर्तिमान हमें ध्यान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। इस ऐतिहासिक आयोजन में कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए ध्यान को नियमित जीवन शैली में अपनाने का संदेश दिया। विराजमान प्रोफेसर गोविंद साहब शुक्ल सर, प्रोफेसर महेंद्र शर्मा जी, सुविधा भी सबसे आगे होने चाहिए। ज्ञान में, हैप्पीनेस में आप देखेंगे तो आपका ग्राफ सबसे अच्छा है। एवरेज से ऊपर ग्राफ हमारा जाता है। आज अमेरिका का हर दूसरा नागरिक परेशान है, तो अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर है। ट्रंप की भी बात नहीं मानी जाती है, और क्या बोले। तो ये सब कंडीशंस है, उनको ध्यान में रखते हुए हमको अपने को स्वावलंबी बनाना है। अपनी परंपराओं से, अपनी विद्या, अपने ज्ञान से, अपने पूर्वजों के ज्ञान से, अपने ऋषियों के ज्ञान से हमको अपने आप को परिपूर्ण करना है। ऐसी कल्पना लेके अगर हम चलेंगे तो वो दूर। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के चांदपुर चौका स्थित जयनारायण व्यास कॉलोनी में सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ शनिवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी थे। उन्होंने यहां सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में उप महापौर किशन लड्डा सहित जयनारायण व्यास कॉलोनी के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के जयनारायण व्यास कॉलोनी में आज सड़क की मरम्मत का कार्य, सड़क के रिनोवेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है। पूरे सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में करीबन 32 करोड़ रुपए की लागत से जो भी सड़कें इस बारिश के मौसम में क्षतिग्रस्त हुई थी, उनको पुनः मरम्मत करना, रिनोवेट करना और कुछ सड़कों का नवीनीकरण करना, ये कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। इसी के साथ करीबन 24 पार्क जो सूरसागर विधानसभा है, कुछ हाउसिंग बोर्ड के, कुछ प्रताप नगर के, कुछ सूरसागर विधानसभा के, उन 24 पार्कों का भी नवीनीकरण, उनकी मरम्मत, रंग रोगन, ये कार्य प्रारंभ किए गए हैं। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों और भी इस तरह के विकास के कार्य सूरसागर विधानसभा में प्रारंभ होंगे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आपको पता है आज जयनारायण व्यास विकास समिति जयनारायण व्यास कॉलोनी में जो रोड का उद्घाटन था वो काफी वर्षों से विलंबित था, लेकिन जैसे कटिबद्ध थे हमारे शीर्ष नेतृत्व में हमारे मंडल जी पुरोहित साहब, किशोर जी मार साहब और सब ने प्रयास किए और विधायक को बोला कि इस तरीके की सड़कों में हमें काफ़ी समस्या होती है और इसको हमें पूरा करवाना है। तो आपके काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में आज विधिवत रूप से इस रोड का उद्घाटन हो गया है और उन्होंने बोला है बहुत ही निर्धारित समय में ये रोड पूरी कर दी जाएगी और यहाँ की जनमानस को जो समस्या देख रहे थे उससे निजात मिलेगी। जोधपुर कमिश्नरेट के ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से बजरी का खनन जारी है। लगातार अवैध खनन के चलते जिला पश्चिम में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। शनिवार की सुबह जिला पश्चिम के लूड़ी पुलिस ने नाकाबंदी कर अवैध बजरी डंपरों की धरपकड़ करनी चाहिए, तब एक अवैध बजरी से भरा डंपर भाग निकला और पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। अवैध बजरी से भरे डंपर चालक ने पुलिस की जीप को टक्कर मारी, जिससे पुलिस की जीप पलटी खा गई।
हादसे में सब इंस्पेक्टर और उसमें सवार कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एम्स अस्पताल में लाया गया। दोपहर तक लुणी पुलिस अवैध बजरी डंपर की तलाश में जुटी रही। पुलिस ने टीमों का गठन कर उसकी तलाश आरंभ की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल सब इंस्पेक्टर सुलोचना और कांस्टेबल बाबूलाल की कुशलक्षेम पूछी। डीसीपी वेस्ट राष्ट्रीय राज वर्मा, एडीसीपी निशांत भारद्वाज, एसीपी बोरानाडा आनंद सिंह आदि मौजूद रहे। जोधपुर के रेलवे स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में स्वर्गीय अरुण कुमार बारट स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय अंडर 19 व सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड ओपन स्टेट टीटी प्रतियोगिता शुक्रवार को संपन्न हुई। कार्यक्रम के समापन समारोह में शहर विधायक अतुल भंसाली, एसीपी छवि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत जोशी, जेपीसी अध्यक्ष अजय स्थाना, सचिव शिव प्रकाश पुरोहित और डॉक्टर अजय त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता के आयोजक एवं टीटी खिलाड़ी अमित थानवी ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से अलग अलग 16 टीमों ने हिस्सा लिया। बड़ौदा में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए यहां से खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में सुमेश बोरा, राहुल पुरोहित आदि का विशेष सहयोग रहा। आज से लोग इससे पता नहीं हमारे बीच आप and sharing the next thing is this is so many for the next one is Sushila समाज ऐसे स्टेज को और बड़ा स्टेज बनाए, हम सभी का नाम रोशन करें। The medals along with the certificates from the guests. The ceremonies. पार्टिसिपेट आए हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ जो जीते हैं, और जो ना जीत पाए उनमें मैं इतना कहना चाहूँगा उनके प्रयास में थोड़ी सी कमी थी, उस कमी को भरपाई करना आइंदा आप भी जीतेंगे। लेकिन एक शायर ने कहा है कि कहते हैं सवाल जो मैदान जंग में लड़े वो तुफ्त क्या गिरे जो घुटनों पे बल करे। और जो विजेता है जैसा रंजीत जी ने कहा, विजेताओं को बधाई, और जो उपविजेता है जो जीत नहीं सके वो निराश ना हो, और उनके और भी अच्छे और भी टूर्नामेंट है और यहाँ होते हैं। जैसे आईटी में बताया गया जो रेजल्ट पूछा कि इसमें खास है, तो जिस तरह से जलसा है और भाई विजेंद्र से बहुत हमारे लोगों ने इस बात को बताया, सबसे अच्छी बात कि आप लोगों ने अपने काफी
हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिशें हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही है, कहीं भी आगे तो वो बात करनी चाहिए। इसके लिए कॉम्पिटिशन में साथ हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू। आज 20 दिसंबर को राजस्थान स्टेट ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप अंडर 19 और सीनियर वर्ग का समापन हुआ है। समापन में मुख्य अतिथि शहर एमएलए श्री अतुल भंसाली जी की उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत ही गौरवमयी थी। श्री अतुल भंसाली जी के साथ में रंजीत जी जोशी, विश्वजीत जी, अजय अस्थाना जी, बाबूलाल दायमा जी, उन सभी की उपस्थिति ने सभी बच्चों का जोश तिगुना या 4 गुना कर दिया होगा। और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए अपना समय निकाला। यहाँ से इस चैम्पियनशिप से जो भी बच्चे विनर होकर जाएंगे उन लोगों का सिलेक्शन राजस्थान टीम के लिए होगा और वह आगे आगामी आयोजित होने वाली अंडर 17 और 19 नेशनल प्रतियोगिता के लिए यहाँ से चयनित होकर बड़ोदरा में भाग लेंगे। माताजी भक्ति सागर ग्रुप और दानदाताओं के सहयोग से आज गोल बिल्डिंग चौराहा स्थित श्री जबरेश्वर महादेव मंदिर में सांवरिया सेठ की अनुकंपा से निर्धन व जरूरतमंद परिवार के विवाह योग्य 14 कन्याओं का शगुन कार्यक्रम आयोजित कर मायरा भरने की रस्म निभाई गई। माताजी भक्ति सागर ग्रुप के प्रमुख संरक्षक संतोष प्रेम राठी ने बताया कि शनिवार को आयोजित शगुन कार्यक्रम में सांवरिया सेठ स्वरूप शामिल हुए। भामाशाह व समाज सेवी दिनेश चांडक ग्रुप के 200 से अधिक सदस्यों व दानदाताओं की मेजबानी में विवाह संबंधित सभी पारंपरिक रस्म निभाते हुए सर्वप्रथम कन्याओं व सात आए परिजनों का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत सत्कार किया गया। कन्याओं के हल्दी व मेहंदी लगाई गई और महिलाओं ने महिला संगीत कार्यक्रम में मांगलिक गीत गाया, नृत्य किया। माताजी भक्ति सागर ग्रुप के अध्यक्ष मीना परिहार ने बताया कि कन्याओं को सुखमय वैवाहिक जीवन यापन हेतु आवश्यक घरेलू व जरूरतमंद सामान सहित उपहार भेंट कर आशीर्वाद के साथ भावभीनी विदाई देते समय सभी भाव विभोर हो गए। माताजी भक्ति सागर ग्रुप की कोषाध्यक्ष शोभा जोशी ने बताया कि इस आयोजन को सुव्यवस्थित व सफल बनाने में ग्रुप के सभी सदस्य 1 महीने से श्रद्धा, आनंद और उत्साहित भाव से तैयारियों में जुटे रहे। इससे पूर्व 141 शगुन कार्यक्रम आयोजित हुए और आज के आयोजन के साथ अब तक 155 कन्याओं का शगुन कार्यक्रम संपन्न हुआ। माताजी भक्ति सागर ग्रुप के तहत आज 14 कन्या की शादी करते हुए हम आज इनको उपहार सामग्री देकर इनको विदाई समारोह करेंगे और यह कार्यक्रम 4 दिनों से चल रहा है। सबसे पहले दिन तो हम गजानन जी महाराज को लेकर पधारे थे, दूसरे दिन हमने मेहंदी रस्म की थी, तीसरे दिन हमने बंदोला किया था और आज जो चौथा दिन है उसी में सभी कन्याएं हमारे बीच में आई हैं। इनको चुंदड़ी ओढ़ाकर इनका स्वागत करते हुए और इनको विदाई समारोह देते हुए इनको एक ही हम सीख देते हैं कि जिस घर में भी आप जाओ उस घर को अपना बना के रखना। जो अपने देश की स्थिति ऐसी फैली हुई है कि बच्चियां घर आके बैठ जाती है, हम इनको एक ही बात कहते हैं कि आप कभी अपने माता पिता के लिए बुरी मत बनना और सास ससुर के लिए बहुत अच्छी बनना। तो इनको हम ये विदाई समारोह में ये सब कहते हुए इनको विदा करते हैं और आगे भी इस टारगेट को हम सभी माताजी भक्ति सागर ग्रुप की बहनों के द्वारा और दानदाताओं के सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाते हुए सभी बहनों की इच्छा है कि इस टारगेट को 500 की तरफ ले जाया जाए। 500 कन्या की शादी का हमारा टारगेट है और जबरेश्वर महादेव की कृपा से यह जल्दी ही पूरा होगा, क्योंकि अगर सभी दानदाता देश प्रदेश से जुड़ रहे हैं और दुबई से भी आज हमारे भैया ने 5000 रुपए की भी राशि हमें भेजी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए जबरेश्वर महादेव की जय, मात की जय। राजस्थान में 23 दिसंबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा संभाग के 4 जिलों में 23 और 24 दिसंबर को बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। 25 दिसंबर से एक दूसरा सिस्टम फिर एक्टिव होगा, जिसके असर से पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में बारिश हो सकती है।
इधर शीतलहर के चलते सूर्यनगरी में भी सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दी का आलम यह है कि रात को तेज सर्द हवाएं चलती है, वहीं दिन में सूर्यदेव के दर्शन भी ना के बराबर हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे का जोधपुर का मौसम देखें तो शहर के अधिकांश हिस्से में धुंध छाई रही और आसमान में हल्के बादल रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पाली सांसद पीबी चौधरी आज जोधपुर पहुंचे। बीएसएफ में दीक्षांत परेड समारोह में 447 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। सामूहिक ध्यान से जोधपुर बना विश्व ध्यान दिवस का केंद्र, हजारों लोगों के संयुक्त प्रयास से बना नया रिकॉर्ड। सुरसागर विधायक ने जय नारायण व्यास कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।